गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्रिया। देखते हैं क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी इस क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है? करना, किसी भी कार्य को करना। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। हम सभी ये जानते हैं कि हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत से प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, अपभ्रंश, इस तरीके से निकल के कुल मिला के हिंदी संस्कृत से निकल कर आई है। तो और संस्कृत में जो क्रिया होता है, जो संस्कृत में जो क्रिया शब्द होता है उसको बोलते हैं धातु। संस्कृत में जो क्रिया होता है मतलब उसको धातु बोलते हैं। तो जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो क्रिया पढ़ते हैं, जबकि वहाँ पर धातु होता है। हालांकि क्रिया का जो निर्माण होता है वो धातु से होता है। संस्कृत में इसको सीधा सीधा धातु भी बोलते हैं और क्रिया भी बोल देते हैं, लेकिन इसको संस्कृत में मूल रूप से जो इसका रूप पाया जाता है वो धातु के रूप में बोलते हैं। तो संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं क्रिया का मूल रूप क्या होता है। यानी जो क्रिया, कोई भी क्रिया होती है उसका मौलिक जो रूप होता है जिससे वो क्रिया बनी है, यानी जिससे वो निकलकर क्रिया आगे बनी है। जैसे पढ़ है तो ये धातु हो गई। अब इसको क्रिया बनाने के लिए ना लगाएंगे, पढ़ा, पढ़ी, इस तरीके से क्रिया बना सकते हैं, लेकिन जो मूल रूप है ये इसी से निर्माण होगा क्रिया का। तो ये पढ़ धातु है, चल धातु है, उठ धातु है। इन्हीं धातुओं में ना जोड़ने पर क्रिया पद बनते हैं। क्रिया पद बनते हैं, यानी इन्हीं में ना जोड़ने पर, ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया बनाई जाती है। जैसे है पढ़ना, चलना, उठना। ठीक है, इस तरीके से ये क्रिया हो गई और क्रिया के मूल रूप हो गया वो धातु हो गया। क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ है करना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा होती है ऐसे शब्द, अब इसमें विकारी भी ले सकते हैं क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द होते हैं। तो क्रिया जो चल रहा है टॉपिक ये विकारी है। तो ऐसे विकारी शब्द परिभाषा अपन स्वयं बना सकते हैं। ऐसे विकारी शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, या ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, या वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराए। इस तरीके से हम परिभाषाओं का निर्माण कर सकते हैं। हम जब उसका बेसिक चीज़ या बेसिक उसका जानते हैं तो हम आसानी से किसी भी परिभाषा का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे विकारी शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है किसी भी वाक्य में, तो उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया अब जरूरी नहीं है वाक्य में ही हो। अगर मैंने यहाँ लिख दिया खेलना, तो क्या ये वाक्य है? नहीं है। बिना वाक्य भी खेलना तो क्या है? क्रिया ही है। तो जरूर यहाँ वाक्य ऐसा शब्द लिखा होता है वाक्य में जिन शब्दों से किसी कार्य का होने का बोध, तो वो गलत है। हालांकि गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन वाक्य में जरूरी क्रिया के बिना भी वाक्य बन जाता है। ठीक है, तो हालांकि क्रिया अनिवार्य है, क्रिया का मतलब कि बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता, लेकिन वाक्य शब्द का प्रयोग हमें करना जरूरी नहीं है इस परिभाषा में। अब देखते हैं आगे क्रिया के भेद जो होते हैं। क्रिया को कितने आधारों पर बांटा जाता है, हम तीनों आधारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कर्म के आधार पर, यानी क्रिया को कर्म के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, काल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आज हम जो चर्चा करेंगे वो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं वो पढ़ेंगे। अब देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया। मतलब कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखो किसी भी वाक्य में क्या क्या होता है? वाक्य में होता है कर्ता होता है, कर्म होता है। मुख्य रूप से ये चीज़ें होती है, कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। तो वाक्य में क्रिया जो अंतिम जो चीज़ है वो क्रिया है, और क्रिया किन पर प्रभाव डालती है? कर्म पर और कर्ता पर प्रभाव डालती है। क्रिया किस पर प्रभाव डालती है? कर्म पर
और कर्ता पर प्रभाव डालती है। यदि जैसे अकर्मक, अ का मतलब होता है नहीं, जहाँ कर्म नहीं है, यानी ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें कर्म नहीं होता है, तो क्रिया किस पर प्रभाव डालेगी? जहाँ कर्म नहीं है तो क्रिया किस पर प्रभाव डालेगी? कर्ता पर। और जहाँ सकर्मक, जहाँ कर्म होता है तो क्रिया किस पर प्रभाव डालेगी? कर्म पर। तो इस तरीके से हम परिभाषाएं बना सकते हैं। यानी अकर्मक, स का मतलब होता है साथ में, जो कर्म के साथ है। ऐसे वाक्य या ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता है, ऐसे वाक्य जिनमें कर्म होता है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। और क्रिया किसके ऊपर प्रभाव डालती है, ये चीज़ भी हम जान चुके हैं। क्योंकि जैसे कोई भी क्रिया है तो वो प्रभाव किस पर डालेगी? अगर कर्ता और कर्म दोनों मौजूद है तो कर्म पर डालेगी, अगर कर्म मौजूद नहीं है तो कर्ता पर ही डालेगी। लेकिन जब कर्म उपस्थित होगा तो क्रिया प्रभाव कर्म पर ही डालेगी। तो ऐसे अब देखते हैं सर्वप्रथम अकर्मक क्रिया। अ का मतलब होता है नहीं, ऐसी क्रिया जिनमें कर्म नहीं होता है, यानी ऐसी क्रिया जिनमें कर्म नहीं होता है अकर्मक क्रिया के लिए। अब ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यानी कर्म नहीं होता है तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अब हम कई उदाहरण देखते आ रहे हैं कि क्या वह किसको लगाकर हम प्रश्न करते हैं तो उसका आंसर आता है वो कर्म होता है, और नहीं आता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन इसके अलावा भी और चीज़ें हम जानेंगे कि क्रिया कई बार होता है कि क्या का आंसर मिल जाता है लेकिन फिर भी वो क्रिया अकर्मक होती है। आज देखते हैं ऐसे कौन कौन सी क्रियाएं हैं, ऐसे कौन कौन से उदाहरण है। तो सबसे पहले देखते हैं उदाहरण, देखते हैं मोहन पढ़ता है। अब हमने सबसे पहले चीज़ जान ली है कि किसी भी वाक्य में क्या क्या होते हैं? कर्ता, कर्म और क्रिया। अगर किसी वाक्य में क्रिया हो रही है तो उस वाक्य में अनिवार्य रूप से कर्ता होगा। किसी वाक्य में क्रिया हो रही है तो उसमें अनिवार्य रूप से कर्ता होगा। ये बात निश्चित है, 100% है कि जिस वाक्य में क्रिया होगी, यानी क्रिया को करने वाला कोई ना कोई कर्ता अवश्य उसमें होगा, भले ही कर्म हो न हो। अब इन वाक्यों में कर्म नहीं है, तो अब देखते हैं ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं है। जैसे मोहन पढ़ता है। अब यहाँ पर पढ़ता है क्रिया है और यहाँ पर ये मोहन क्या है? कर्ता है। तो यहाँ पर केवल क्रिया और कर्ता दे रखा है, कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया हो गई। लता गाती है, लता गाती है, अकर्मक क्रिया हो गई। चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब देखो यहाँ पर चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये हो गई क्रिया, ये हो गई उड़ने का काम कौन कर रहा है? चिड़िया। अब आकाश में, क्या आकाश में हम इसको कर्म मान सकते हैं? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? अब ये एक स्थान है, कहाँ उड़ रही है चिड़िया? आकाश में उड़ रही है। तो अब इसमें अगर प्रश्न क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, कई बोलते हैं कि क्या लगाकर प्रश्न करने से जो आंसर आता है वो कर्म होता है। तो आकाश में उड़ती है, अब क्या यहाँ लगाते हैं, मतलब क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, क्या उड़ती है? अब इसका आंसर आ गया चिड़िया। तो क्या चिड़िया इसमें कर्म है? नहीं है, चिड़िया इसमें कर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चिड़िया तो उड़ने का कार्य कर रही है, यानी इसमें कि जहाँ क्रिया है वहाँ कर्ता अवश्य होगा। तो ये इस वाक्य में चिड़िया कर्ता है, कर्म नहीं है। और ये स्थान का बोध करा रहा है, तो ये भी कर्म नहीं है। तो क्या उड़ती है? तो उड़ने का काम किसने किया है? चिड़िया ने किया, तो चिड़िया इसमें कर्ता हो गई। तो और जहाँ पर भी क्रिया होगी वहाँ कर्ता अनिवार्य रूप से होगा। श्याम चलता है, बालक रो रहा है, बालक हंस रहा है, हंसना यहाँ पर क्रिया है, बालक यहाँ पर सीधे सीधे क्या है? कर्ता है। अब पेड़ से पत्ता गिरता है, अब क्या गिरता है? अगर प्रश्न करते हैं तो क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। तो हम इसे सकर्मक क्रिया मान सकते हैं? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि पेड़ से पत्ता गिरता है, गिरने का जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? गिर कौन रहा है? पेड़ गिर रहा है या पत्ता गिर रहा है? तो पत्ता गिर रहा है। तो पत्ता यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता हो गया यहाँ पर।
इसलिए इसको कर्म नहीं मान सकते, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ऐसे वाक्य जिनमें कर्म प्रयुक्त होता है तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। मैंने बताया था कर्ता, कर्म और क्रिया, तो जिनमें कर्म होगा वहां पर क्रिया का फल किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ता है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम ने गाड़ी चलाई। अब ध्यान दे, यहां पर क्या चलाई? गाड़ी चलाई। क्या चलाई? गाड़ी चलाई। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि क्या लगा के कर्म निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सीधे सीधे भी इसको वाक्य को पहचान कर सकते हैं कि यह सकर्मक क्रिया है। तो कैसे है? जैसे कोई किसी भी वाक्य में अगर ने आ गया तो वो वाक्य हमेशा किसका होता है? वो वाक्य हमेशा सकर्मक क्रिया होगा, वो वाक्य हमेशा भूतकाल का होगा, वह वाक्य हमेशा कर्तृवाच्य होगा। ये कन्फर्म है। यानी एक ने से हम 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि इसमें क्रिया कौन सी है, इसमें काल कौन सा है, इसमें वाच्य कौन सा है। तो ने अपने आप में बोध करा रहा है कि यहाँ पर राम ने गाड़ी चलाई, तो वाक्य में सकर्मक क्रिया है। क्या चलाई? गाड़ी चलाई। राम ने रावण को मारा। अब क्या मारा? अब इसमें क्या का आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया नहीं है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज तो हम जान ही चुके हैं कि जहां भी ने होगा वहां सकर्मक क्रिया होगी। और कर्म, जो कर्म अपन जानते हैं, कर्म कहाँ होता है? कर्म कारक होता है, और कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। जहां भी किसी सजीव कारक के साथ को लगा होगा, को जिसके भी साथ लगता है वो सजीव कारक होता है हमेशा। को जिसके साथ भी लगता है वो सजीव कारक होता है हमेशा। तो यहाँ पर क्या हुआ? किसको मारा? रावण को मारा। तो यहाँ पर को आ रहा है, तो अपने आप में बोध करा रहा है कि यहाँ कर्म उपस्थित है, तो कर्म यहाँ सकर्मक क्रिया हो गई। मोहन क्रिकेट खेलता है, यहाँ खेलना क्रिया हो गई, मोहन करता हो गया। खेलते किसको है? क्रिकेट को खेलते हैं। अब जैसे 3 वाक्य हैं विशेष रूप से इसमें, उनको पढ़ेंगे अपन कल। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए धन्यवाद।